स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंबस्टन एनालिसिस। कंबस्टन का मतलब होता है बर्न करना, जलाना। एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक राइट करते हैं, कंबस्टन एनालिसिस। ठीक है, तो जिसमें हम क्या करते हैं बेटे, कंबस्टन का मतलब होता है जलाना, एनालिसिस का मतलब स्टडी करना। तो इसका मतलब हम कंपाउंड को बर्न करके फिर उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऐसा एनालिसिस जिसके अंदर हम किसी कंपाउंड को बर्न करते हैं और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के हिसाब से हम चेक करते हैं कि आप लोग के पास इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं और उनकी परसेंटेजेस कितनी हैं। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, कंबस्टन एनालिसिस कहते हैं। तो हम लोग इसको राइट करते हैं, इसकी डेफिनेशन, द एनालिसिस in which a compound is analyzed by burning in the excess of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की काफी सारी मिकदार के अंदर, ज्यादा मिकदार के अंदर, ढेर सारी मिकदार के अंदर हम जब किसी कंपाउंड को बर्न करके स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटे, कंबस्टन एनालिसिस कहते हैं। कंबस्टन एनालिसिस बेटे आप लोग के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है। किनका होता है बेटे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली आप लोग के पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, समझ आ रही बच्चों या नहीं आ रही? तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद उनको एनालाइज करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्टन एनालिसिस। ठीक है, ये जो कंबस्टन एनालिसिस है ना, उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। पहले हम लोग उनको डिस्कस करते हैं, भाई किस चीज में कंबस्टन एनालिसिस होता है। उसके लिए हम हेडिंग देते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, सबसे पहला आप लोग के पास इसके अंदर एक चैम्बर होता है। उस चैम्बर को हम कहते हैं कंबस्टन चैम्बर। क्या कहते हैं हम? कंबस्टन चैम्बर कहते हैं। ये आप लोग के पास कंबस्टन चैम्बर है और इस कंबस्टन चैम्बर के अंदर एक आप लोग के पास ट्यूब मौजूद होती है। ठीक है, उस ट्यूब को हम कहते हैं कंबस्टन ट्यूब। क्या कहते हैं? यहां पे फोकस हो रहा है, उसको हम कहते हैं कंबस्टन ट्यूब। और दिस कंबस्टन ट्यूब इज फिटेड इनटू द फर्नेस। इस कंबस्टन ट्यूब को फर्नेस में एक भट्टी के अंदर आप लोग के पास फिट किया जाता है, ताकि भट्टी के अंदर इसको आसानी से क्या किया जाए बेटे, बर्न किया जा सके। ठीक है, इस चैम्बर को क्या कहते हैं? कंबस्टन चैम्बर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैम्बर शुरू होता है, उस चैम्बर को हम कहते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं छोटे छोटे।
इन दोनों पार्ट्स को मिला के हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन चैम्बर। क्या कहते हैं? और ये आप लोग के पास लास्ट पे एग्जॉस्ट होता है, जहां पे आप लोग के पास एश वगैरह राख जो होती है वो चली जाती है आप लोग के पास। अब यहां पे आप लोग के पास सबसे पहले जिस कंपाउंड को हम एनालाइज करना चाहते हैं हम उसको यहां पे रखते हैं और उसकी बर्निंग करते हैं। याद रखिए बच्चों, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करता है ना तो उसके नतीजे में जो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक वाटर वेपर्स और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजें बनती। समझ आ रही? साथ में आप लोग के पास हीट निकलती है। ठीक है, तो मेनली जो आप लोग के पास कंपाउंड्स की सूरत में प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हैं? दो, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक आप लोग के पास जो चैम्बर है पहला, वो आप लोग के पास है वाटर अब्जॉर्प्शन चैम्बर। ये आप लोग के पास क्या है? वाटर अब्जॉर्प्शन चैम्बर है। इस वाटर अब्जॉर्प्शन चैम्बर के अंदर यहां पे MgClO4 मैग्नीशियम क्लोरेट आप लोग ने रखा होता है। MgClO4 ये एक साल्ट है मैग्नीशियम का आप लोग के पास, और ये क्या करता है? वाटर को अब्जॉर्ब करता है, पानी को क्या कर लेता है बेटे? अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद यहां पे आप लोग के पास रखा होता है कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन चैम्बर, इसको कहते हैं। और यहां पे रखा होता है, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन चैम्बर। ये चैम्बर जो होता है, और इसमें रखा हुआ क्या होता है बेटे? आप लोग के पास 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये आप लोग के पास था इंस्ट्रूमेंटेशन इस टॉपिक का। सबसे पहले आप लोग के पास क्या होता है? दिस इंस्ट्रूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ कंबस्टन चैम्बर। इट कंसिस्ट ऑफ कंबस्टन ट्यूब विच इज फिटेड इनटू द फर्नेस, जिसको हम लोग फर्नेस में फिट कर देते हैं। अनदर चैम्बर विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज water absorption chamber and the other is carbon dioxide absorption chamber. Water absorption chamber contains magnesium chlorate MgClO4 whereas carbon dioxide absorption chamber consists of 50% potassium hydroxide. This is the whole instrumentation of this topic. अब इसमें हमने काम क्या करना है? इंस्ट्रूमेंटेशन हमने देख ली, अब हमने करना है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है इसका वो देखते हैं। प्रोसीजर में क्या काम करना है, पहले ये आप उर्दू में सुन लें, फिर उसको थोड़ा सा राइट कर देंगे हम लोग। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जिस सैंपल को आप लोगों ने एनालाइज करना है, जिसका एनालिसिस करना है, आपने जिसका कंबस्टन एनालिसिस करना है, उस सैंपल का वेट करना है और उस वेटेड अमाउंट ऑफ सैंपल को इस कंबस्टन ट्यूब के अंदर रखा जाए। वजन कर लिया, उसको हम बोलेंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपने वजन किया, उसका वेट किया है, मैस फाइंड किया जो उसका, उसके लिए क्या कहेंगे? ये क्या था? मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था। फिर उसके बाद क्या काम करना है? आपने जो अब्जॉर्प्शन चैम्बर के अंदर जो चीजें रखी हैं, एक आपने रखा है वाटर अब्जॉर्प्शन चैम्बर में आप लोगों ने MgClO4 टेकन 2 रखा है, जबकि दूसरे में आप लोगों ने 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। इन दोनों के वेट भी कर लेने हैं।
उसकी वजह क्या है? MgClO4 का आपने वेट किया, ठीक है, इसका जो वेट था आपने नोट कर लिया, फिर उसके बाद जब बर्निंग करेंगे तो क्या बनेंगे? वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स इसमें आप लोग के पास अब्जॉर्ब होंगे। जब कोई वाटर वेपर्स अब्जॉर्ब होते हैं तो वेट उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, वेट बढ़ गया। अब जब आप लोग प्रोसीजर मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद अगेन इसका क्या करेंगे? वेट करेंगे। तो वो जो वेट में इजाफा हुआ है वो दरअसल किसका वेट था? वाटर वेपर्स का वेट था। और हमें भी किसका वेट चाहिए था? वाटर वेपर्स का वेट चाहिए था, इसलिए हमने वाटर वेपर्स का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो है ना किया है, ठीक है। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को भी पहले आप लोगों ने वेट करके रखना, फिर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर ले तो उसके बाद इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका वेट इंक्रीज होगा तो आप लोग के पास वो जो इसके वेट में इजाफा हुआ है वो किसका था? कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा, ठीक है। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो हम कह सकते हैं weighted amount of sample is placed into the furnace. This furnace is fitted, this combustion tube. Weighted amount of sample is placed into the combustion tube. This combustion tube is fitted into the furnace. This is the whole part of this procedure consists of combustion chamber. मतलब ये आप लोग के पास सारे का सारा जो आप लोग के पास कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? combustion chamber कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं amount of which is fitted into the furnace. जिसको हम क्या करते हैं बेटे? फर्नेस में फिट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या की जाती है? देन इग्निशन या कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्टार्टेड। इसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? वाटर वेपर्स और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। These products are absorbed इन प्रोडक्ट्स को हम अब्जॉर्प्शन चैम्बर में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या काम किया? व्हेन कंबस्टन इज कंप्लीटेड, masses of CO2 एंड H2 जो कि क्या हुए थे बेटे? अब्जॉर्ब हुए थे।
उनको नोट कर लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या काम किया जाता है, फिर उसके बाद आप लोगों ने परसेंटेजेस फाइंड की जाती हैं, करनी होती हैं, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, और ये कैलकुलेशन से आप लोग कैलकुलेट करते हैं परसेंटेजेस ऑफ बाय द फॉलोइंग फार्मूलाज। मतलब आपने क्या काम किया, सबसे पहले कंबस्टन ट्यूब के अंदर सैंपल को रखा, उसको बर्न करना शुरू कर दिया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बने। उन वाटर वेपर्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पे एक वाटर वेपर को ऑब्जर्व कर लिया, इधर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लिया। इसके बाद इन ऑब्जर्व करने वाले कंपाउंड्स का मैसेज जो इंक्रीज होंगे, वो जो इजाफा हुआ है वो दरअसल किसका मैच होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मैच होगा। तो इस तरह आप लोगों ने कंबस्टन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो मैसेज है उनको नोट कर लेना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने परसेंटेजेस ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आपने फाइंड करनी है, और उसके लिए फार्मूलाज आप लोग के पास जो यूज होते हैं वो फार्मूलाज अब हम लोग लिखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज का क्या फार्मूला है। आपने किस चीज को फाइंड किया, किस में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम लोग लिखेंगे मैस ऑफ CO2 जो कि ऑब्जर्व हुई, बटे में उसके लिखेंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड OC, उसको मैं लिख रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस ऑब्जर्व हुआ डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मैस आप लोग के पास ऑब्जर्व हुआ वो लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय कार्बन का मोलर मैस कितना होता है 12, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, मल्टीप्लाई बाय 12 बटे 44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आप फार्मूला यूज करते हुए कार्बन की परसेंटेज फाइंड करेंगे। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने परसेंट था, आप उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला होगा कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज का। इसके बाद है आप लोग के पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में मौजूद है, वाटर में। तो आप लोग लिखेंगे मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय, अब हाइड्रोजन का वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, 2, दोनों का मोलर मैस कितना बन जाएगा 2.016 मोलर मैस, यहां पे हाइड्रोजन का 2.016 डिवाइडेड बाय वाटर का 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला आप लोग यूज करेंगे किसको फाइंड करने का, कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड करने के लिए आप लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब रह गया एक एलिमेंट, कौन सा, ऑक्सीजन। इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो बेटे बात तवज्जो से सुनिएगा, हमने ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करनी थी, हाइड्रोजन की फाइंड करनी थी और कार्बन की फाइंड करनी थी। हमने हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला लगाया, उससे हमने परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें पता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करेगा, जलेगा, तो उसमें मौजूद कार्बन सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और बाहर से किसी किस्म की कोई कार्बन शामिल नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हुई, वाटर में कन्वर्ट हुई, और बाहर से किसी किस्म की कोई हाइड्रोजन उसमें शामिल नहीं हुई।
लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हमने जलाया, बर्न किया, लेट, तो जाहिर बात है ऑक्सीजन कहां से आएगी? एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी ऑक्सीजन थी, और दूसरा जब हम यहां पे बर्न करेंगे तो हमारी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, हम इसी वजह से कह रहे थे कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हम उसको बर्न करेंगे, वो जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है वो भी उसकी बर्निंग में क्या होगी बेटे? इन्वॉल्व होगी, शामिल होगी, और उस कंपाउंड में पाए जाने वाले कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह हाइड्रोजन के साथ मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए अब वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन सारी की सारी मौजूद है, वो सारी की सारी आप लोग के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की नहीं है, बल्कि आप लोग के पास हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर से भी इन्वॉल्व हुई है। लेकिन हमें परसेंटेज में कौन सी ऑक्सीजन चाहिए? जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो वो फाइंड करने के लिए हम कोई यहां पे इस तरह का डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम एक फार्मूला यूज करेंगे। उस फार्मूला को कहते हैं डिफरेंस मेथड। क्या कहते हैं? डिफरेंस मेथड। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने परसेंट था? 100%, 100% था ना, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल था। अब किसकी परसेंटेज आ गई? कार्बन की भी आ गई, हाइड्रोजन की भी आ गई। अब अगर हमें ऑक्सीजन की फाइंड करनी है तो 100 में से क्या करेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन की निकाल देंगे, बाकी क्या रह जाएगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रह जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये बात आप लोग के पास। अब सबकी आपने परसेंटेजेस फाइंड कर ली। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना तो क्या करेंगे? पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हम कहते हैं डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम एटम्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेजेस को मोलर में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, साथ में दूसरा स्टेप हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप एटॉमिक रेशियोज फाइंड करने, कम नंबर ऑफ मोल्स जिसके भी होंगे वो सबसे क्या कर देंगे? डिवाइड। हमें एटॉमिक रेशियो अगर होल नंबर में मिलती है तो हम सिंबल्स के साथ लिख लेंगे और आप लोग के पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। अगर होल नंबर नहीं है तो सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम सिंबल से लिख देंगे, तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जो कि आप लोगों ने बिल्कुल पूछा ही नहीं। सवाल तो पूछते नहीं है, आप लोग पूछा करें। ये आप लोग के पास वाटर अब्जॉर्प्शन चैम्बर मैंने पहले लगाया और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन चैम्बर बाद में लगाया। इसकी रीजन क्या है? क्या ऐसा ही होना चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन चैम्बर पहले लगाया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन चैम्बर पहले नहीं लगाया जा सकता। उसकी रीजन क्या है बेटे? यहां पे हमने क्या लिखा? 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इससे मुराद ये है कि अगर 100 ग्राम हमारे पास सोल्यूशन है तो उसमें से 50 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हैं और 50 ग्राम किसके हैं? वाटर के। इस वजह से ये 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। अब अगर ये चैम्बर में पहले लगा लेता तो यहां से जो वाटर वेपर्स बने थे वो इधर अब्जॉर्ब होते, जिसकी वजह से इसके अंदर वाटर की मिकदार में क्या हो जाता? इजाफा हो जाता, और फिर इसकी परसेंटेज 50% न रहती। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार एज कंपेयर टू वाटर क्या हो जाती? कम हो जाती। लेकिन हमें क्या चाहिए? जस्ट 50% चाहिए, इसलिए हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का अब्जॉर्प्शन चैम्बर बाद में लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन चैम्बर, जबकि वाटर वेपर का अब्जॉर्प्शन चैम्बर पहले लगाएंगे। अगर इसको पहले लगाते हैं तो वाटर वेपर इसको डाइल्यूट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन चैम्बर बाद में लगाते हैं और वाटर वेपर्स का अब्जॉर्प्शन चैम्बर पहले लगाते हैं। समझ आई है बच्चों? ये था आप लोग के पास कंबस्टन एनालिसिस। आज के लिए इतने काफी है। नेक्स्ट हम लोग आगे